नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। जैसे कि मेरे साथी जानते हैं, हम लोग हमारे इस चैनल पे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में देख रहे थे, जिसके ऑलरेडी 4 वीडियो अभी तक पब्लिश हो चुकी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसका 5वां वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, देखते हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय की एग्ज़ाम आने के चांसेस है। नवोदय की एडवर्टाइज आ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के अंतिम चरण में, लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम रहेगी। उसमें भी नेशनल पेंशन स्कीम पर 2 से 3 सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल इंडोर्स अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू। मतलब जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, जैसे कि हमने देखा पीएफआरडीए वगैरह में, तो जो ट्रिब्यूनल है वो जो भी कॉपी या जो भी ऑर्डर पास करता है, वो ऑर्डर किसको देता है? तो ऑप्शंस है हमारे, द एडजेक्टिंग ऑफिसर्स, द पार्टीज, द अथॉरिटीज, एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑल द अबव एज पर सेक्शन 36(4). तो थोड़ा सोचिएगा दोस्तों इसका आंसर कुछ सेकंड में। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबाव। मतलब वो जो ऑर्डर पास होता है ट्रिब्यूनल का, वो एडजेक्टिंग ऑफिसर को भी दिया जाता है, पार्टीज को भी देते हैं, और साथ ही साथ वो अथॉरिटीज को भी दिया जाता है। तो ये पास होता है जो हमारा पीएफआरडीए का रूल है, रूल नंबर 36(4) के अंतर्गत। तो हमारा अगला सवाल, when can a government servant exit from tier 1 of the new pension scheme? न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के टायर 1 से गवर्नमेंट सर्वेंट कब बाहर जा सकता है? ऑप्शन 1, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर्स, मतलब 55 या उससे अबव। नंबर 2, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर्स, 58 या उससे आगे। ऑप्शन सी, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ऑप्शन डी, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों? सोचिए और सोच के बताइए। देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑन और आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी टायर 1 जो होता है न्यू पेंशन स्कीम का, उससे 60 वर्ष या उससे बाद में की आयु में बाहर जा सकता है, उससे पहले नहीं, टायर 1 में। ठीक है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द मैंडेटरी परसेंटेज फिक्स्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन वेल्थ to purchase an annuity from IRDA regulated life insurance company to provide for pension for lifetime of the employee and his dependents if he exits at the age of 60 years। मतलब अगर किसी ने एनपीएस में ले रखा है और रिटायर हो गया है, तो रिटायरमेंट के वक्त उसको जो कुछ एक वेल्थ, पेंशन वेल्थ जो खरीदनी है, वो कितनी खरीदनी है आईआरडीए में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती है आईआरडीए रेगुलेटेड में, तो उसको कितने परसेंट जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी बनी है या पैसा आया है, उसके कितने प्रतिशत उसको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि ध्यान रखना है दोस्तों, आईआरडीए रेगुलेटेड होनी चाहिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं चलेगी, आईआरडीए रेगुलेटेड कंपनी में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 0.4%, 0.5%, 0.6% और 0.7%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.4%। ये जो है 0.4%, मतलब आपको आपकी जो भी एक इनकम जनरेट हुई थी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 साल के वक्त, उसमें का 0.4% आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारा अगला सवाल, मेंशन द मैंडेटरी एन्यूटाइजेशन परसेंटेज ऑफ द पेंशन वेल्थ ऑन एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60। पर अगर कोई कर्मचारी 60 साल से पहले ही एग्जिट कर रहा है, तो उसको कितनी फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कंपलसरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी क्या? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 0.5, ऑप्शन नंबर 2 0.6, सी ऑप्शन 0.7 और डी 0.8। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सोचिए दोस्तों। इसका सही जवाब है 0.8%। अगर कोई कर्मचारी 60 वर्ष से पूर्व अगर एग्जिट कर जाता है एनपीएस से, तो उसको उसके एनिटाइजेशन में से 0.8% ये जो है ये इन्वेस्ट करना होता है आईआरडीए वाले एलआईसी में।
हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सैलरी टू बी टेकन टू डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर टायर 1 ऑफ द स्कीम। मतलब सैलरी के कौन से जो पार्ट्स हैं जो इसमें लिए जाते हैं कंट्रीब्यूशन में टायर 1 स्कीम में। एनपीएस की जो टायर 1 स्कीम है जो सभी सरकारी कर्मचारियों को लागू है, जो आप जानते होंगे, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी चीजें ली जाती है या कौन सी चीजें सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बेसिक पे, ऑप्शन बी बेसिक पे प्लस डीए, ऑप्शन सी बेसिक पे प्लस डीए एंड एचआरए, ऑप्शन डी बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट्स जो काउंट किया जाता है सैलरी बोल करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेसिक पे प्लस डीए। जो बेसिक पे है और डीए है इसी को उसका सैलरी का पार्ट मान के उसी हिसाब से सरकार अपना हिस्सा उसमें देती है एनपीएस के लिए। हमारा अगला सवाल, अ पर्सन जॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, व्हेन विल द डिडक्शन टुवर्ड्स टायर 1 कंट्रीब्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हिज पे बिल। अगर कोई व्यक्ति अप्रैल 2018 को गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है तो टायर 1 का उसका कंट्रीब्यूशन कब से कटेगा। फ्रॉम अप्रैल 2018, फ्रॉम मई 2018, फ्रॉम जून 2018 या फ्रॉम अप्रैल 2019। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, सोचिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम मई 2018। जिस दिन से उसने ज्वाइन किया अगले महीने में जब सैलरी होगी तो उसके बाद से फ्रॉम मई 2018 अप्रैल में उसने ज्वाइन किया, एप्लीकेशन से उसका अकाउंट खोला गया पीएफआरडीए का, और मई 2018 से उसके डिडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिडक्शन ऑफ द जीपीएफ फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग आफ्टर 1/1/2004। जीपीएफ में जो भी डिडक्शन होता है उसका परसेंटेज क्या है। ए 0.06%, बी 0.1%, सी 0.14%, डी नो डिडक्शन। अगर 1/1/2004 के बाद में कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ है तो उसका जीपीएफ में क्या डिडक्शन होगा। तो चलो सोचिए दोस्तों, बताइए। तो उसका आंसर है नो डिडक्शन। 1/1/2004 से बाद वाले व्यक्ति को जीपीएफ नहीं है, उसको एनपीएस दिया गया है। हमारा अगला सवाल, who will allot an unique 16-digit permanent pension account number प्रान। जो पीपीएन जो होता है ये कौन हमको अलॉट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ए डीडीओ, बी पीएओ, सी आईआरडीए, डी सीपीएओ। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, सोचिए। इसका सही जवाब है पीएओ। तो हमारा अगला सवाल, a government servant is drawing pay rupees 60,400 in level 7 during the month of September 2018, DA 9 plus, HRA 24%, TPT rupees 3600 plus DA. Calculate the NPS contribution recovered from his pay bill for September 2018। हमने अभी देखा था कि उसकी जो सैलरी है प्लस उसका डीए, सैलरी बेसिक पे प्लस डीए ही काउंट होगा। मतलब 60,400 प्लस उस पे जो 9% डीए है उसको निकाल के अगर हमने उसका कंट्रीब्यूशन निकाला, यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन पूछा है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पे बिल फॉर सितंबर। मतलब 60,400 का 10% नहीं आएगा जबकि उसमें 9% डीए प्लस कर देंगे तो अंदाजन उसकी रकम आनी चाहिए। इसका आंसर सोचिए दोस्तों, बताइए क्या आएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 6,584। मतलब उसके 60,400 प्लस 9% डीए जो कि लगभग 10% अगर हम पकड़ लेते तो 6,040 होता। तो 9% अगर पकड़ते हैं तो जो भी एक अमाउंट आएगी उसका 10%, तो उसके लगभग 6584 रुपये उसका डीए कटेगा। मतलब बेसिक पे प्लस डीए, ये जो डीए है डीए को प्लस करेंगे तो उसका 10% एम्प्लॉय का और 14% सरकार का होता है। ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा अगला सवाल, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन
by the DDO if an official is transferred from one accounting circle to another accounting circle with regard to his pension fund. अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, तो डीडीओ निम्नलिखित में से कौन सी एक्शन लेगा उसका पेंशन फंड के बारे में? बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड बाय पीएओ, बी ट्रांसफर द एंटायर लेजर कार्ड्स along with covering letter, C PO will intimate the balance to the CPAO, D DDO should indicate in LPC the unique account number, the month up to which government servants contribution and government's contribution have been transferred to the pension fund. या DDO बता देगा कि भाई उसका कितना पैसा अभी तक कटा है और उसका अकाउंट नंबर कौन सा है. क्या इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जो डीडीओ है वो इंडिकेट कर देगा एलपीसी को कि उसका यूनिक अकाउंट नंबर कौन सा है, किस महीने तक उसका कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन पीपीएफ पेंशन फंड में दे दिया गया है, ये वो इन्फॉर्म कर देगा. हमारा अगला सवाल, हु विल प्रिपेयर एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट्स फॉर ईच एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर? हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट कौन बनाता है? ए प्रिंसिपल एओ अकाउंट ऑफिसर, बी पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सी सीपीएओ या डी डीडीओ. डीडीओ आपको लगता है अकाउंट स्टेटमेंट एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट बनाता होगा? नहीं. तो हमारा आज का आंसर क्या है देखिए. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीपीएओ. सीपीएओ जो है वह हमारा एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट बनाता है. हमारा अगला सवाल, इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द लास्ट 5 डिजिट इन द यूनिक 16 डिजिट परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर. जो पीपीएएन होता है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर में आखिरी के जो 5 डिजिट होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, बी पीएओ कोड, सी रनिंग सीरियल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट, डी सिविल मिनिस्ट्री कोड. क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर है रनिंग सीरियल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट. वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका रनिंग सीरियल नंबर जो है वो उसमें बताया जाता है. आखिरी के 5 डिजिट जो भी आपके पैन नंबर जो होता है, पैन नंबर नहीं पीपीएन नंबर जो होता है, पी पैन नंबर, उसमें आपका सीरियल इंडिविजुअल जो एक नंबर है वो उसमें अंतिम 5 अक्षरों में बताया होता है. हमारा अगला सवाल, स्टेट वेदर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु ज्वाइन ड्यूटी आफ्टर 1/1/2004 is eligible for encashment of leave salary after retirement under एनपीएस. बताइए कि 2004 के बाद में ज्वाइन हुए हुआ कर्मचारी जो है क्या वो लीव सैलरी इनकैश करवा सकता है रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत? ऑप्शन है अर्न लीव बीइंग अ पार्ट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स विल बी क्रेडिटेड टू द पेंशन अकाउंट, बी नॉट एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट, सी the benefit of encashment of leave salary is admissible in terms of CCS leave rules, D maximum of 1 month salary is eligible as encashment. क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग अभी 2004 से बाद में जो भी लोग लगे होंगे नौकरी में तो लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं, पर उसको हमारा सीसीएस सीसीए रूल्स लागू होंगे. लीव रूल्स जो भी है कि मैक्सिमम 300 डे की लीव इनकैशमेंट आप करवा सकते हैं, उसमें ईएल और एचपीएल दोनों काउंट हो जाएंगी. द बेनिफिट्स ऑफ एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इज एडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स. तो ये इसका सही आंसर था. हमारा अगला सवाल, इज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए which is payable to medical officers taken into account for the purpose of working out contribution to एनपीएस. क्या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो एनपीएस में पकड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए एनपीए इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन. हाँ, कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस के उसके कैलकुलेशन के लिए एनपीए पकड़ा जा सकता है. बी 50% ऑफ एनपीए इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन. सी 25% of NPA is to be taken into account for calculation of NPS contribution. D NPA not to be taken into account for calculation of NPS contribution. तो इसका सही आंसर है NPA is to be taken into account for calculation of NPS contribution. NPA जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को ध्यान में रखा जाता है एनपीएस का कंट्रीब्यूशन करने के हिसाब से, काउंटिंग के. तो आज का आखिरी सवाल, a government servant
who was already in service prior to 1/1/2004 is appointed subsequently in a different post under Government of India governed by the NPS and joins on technical resignation. State whether he will be covered under CCS pension rules or new pension scheme. थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों. क्या पूछा है उसने कि सर्विस प्रायर टू 1/1/2004, वो ज्वाइन था 1000 मतलब 1/1/2004 से पहले, पर उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन देके दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, डिफरेंट पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न बाय एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जहां पे थी. तो क्या वो सीसीएस पेंशन रूल के लिए लाइबल रहेगा या न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी रहेगी उसको? तो हमारे ऑप्शन है will be covered by CCS pension rule 1972. B. Past service will not count for pension under CCS pension rule 1972. C. Past service will be covered under new pension scheme. D. Retirement benefits will be paid for past service. क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए दोस्तों. इसका सही आंसर होगा will be covered by CCS pension rules 1972. क्या हुआ, नवोदय में भी कई कर्मचारी डेपुटेशन पे आए जो 1/1/2004 से पहले ही नौकरी में लगे हुए थे. उन लोगों को पता था कि उनको तो पेंशन मिलनी है, इसके चलते उन्होंने भी इसका विरोध किया नहीं और पेंशन नवोदय को कभी मिली नहीं. विल बी कवर्ड बाय, तो इसका सही आंसर रहेगा दे विल बी कवर्ड बाय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972. तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों. अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों में शेयर करिए. और जो आपके यहाँ पे नीचे में वीडियो के बाजू में अगर आप साइड में देखें तो एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिल सके. तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.